मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज सेक्टर 12 नोएडा से। बच्चों, आज हम 12th के अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। 12th के अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, आपने 11th में भी अर्थशास्त्र पढ़ी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी, लेकिन अब आप अर्थशास्त्र के नए स्वरूप से परिचित होंगे। सबसे पहला जो हमारा अर्थशास्त्र का भाग है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि आप नया शब्द सुन रहे होंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि ग्रीक भाषा के माइक्रो से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सूक्ष्म। व्यष्टि आर्थिक शब्दावली है। अगर इसे सामान्य शब्दों में आप समझेंगे तो इसे सूक्ष्म या छोटा बोलते हैं। अर्थशास्त्र को 1933 में रैगनर फ्रिश नाम के अर्थशास्त्री ने दो भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो 12th में आप जो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे वो इन्हीं दो भागों के अंतर्गत पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब सबसे पहले समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि मैंने बताया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म जनरल वर्ड में छोटा। पूरी एक अर्थव्यवस्था, वृहद, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, चाहे हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें अथवा दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात करें। लेकिन जब हम इस अर्थव्यवस्था की किसी एक बहुत छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें बहुत सारी वस्तुओं की मांग का निर्धारण होता है, कीमत का निर्धारण होता है, उपभोक्ताओं का व्यवहार देखते हैं और विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उद्योग जगत की समस्याएं देखते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक छोटी इकाई का अध्ययन करें, किसी एक उद्योग का अध्ययन करें, किसी एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन करें, किसी एक फर्म की कीमत निर्धारण के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने अपने इस चित्र में समझाया है आपको एक रेड कलर के सर्किल के द्वारा। जो ये रेड कलर का सर्किल है, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है। इसके अंदर ब्लू कलर के छोटे छोटे से सर्कल हैं जो विभिन्न फर्म दिखा रहे हैं। फर्म उद्योग की उत्पादन करने वाली एक इकाई होती है। विभिन्न फर्मों में से किसी हम एक फर्म का अध्ययन करते हैं, जिसे कि आप रेड कलर के एरो के द्वारा देख सकते हैं। तो जब पूरी अर्थव्यवस्था की विभिन्न फर्मों में से किसी हम एक फर्म का अध्ययन करते हैं तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग होता है। अर्थात जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में से किसी एक छोटी इकाई का आर्थिक अध्ययन करते हैं तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो यह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। बच्चों, एक बात समझना और आवश्यक है, कभी कभी व्यष्टि और समष्टि के अंतर बदल जाते हैं। जब हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था कहलाएगी और उसमें से भारत की अर्थव्यवस्था व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहलाएगी, क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था बन जाती है। और जब हम भारत की अर्थव्यवस्था में से अध्ययन करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था बन जाएगी और उसकी किसी एक फर्म का अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए व्यष्टि और समष्टि का स्वरूप कभी कभी अध्ययन के अनुसार बदल भी जाता है। अब हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, परिचय। तो इसके अंतर्गत कुछ हम बेसिक शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे जो हमें आगे अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था हम शब्द का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था शब्द हर बार आता है। तो ये अर्थव्यवस्था है क्या? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाँ विभिन्न आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, तो हम अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं, उपभोग और उत्पादन, क्योंकि हमने पढ़ा आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं। आवश्यकता जब हमारी होती है तो हमें क्या वस्तुएं उपभोग करने के लिए चाहिए, तो उपभोग, जब उपभोग होगा तो उपभोग की पूर्ति के लिए उत्पादन होगा।
तो हम कम शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उपभोग और उत्पादन का मिश्रण है। उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता। हम सब लोग कहीं ना कहीं उपभोक्ता है। हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में उपभोग करने के लिए विभिन्न वस्तुएं चाहिए, जैसे भोजन, कपड़े और भी कई आवश्यकताएं होती हैं। कई विलासिता संबंधी आवश्यकताएं भी होती हैं जिन्हें हम आरामदायक वस्तुएं कहते हैं। इन सभी चीज़ों का हम उपभोग करते हैं। अब इस उपभोग यानी आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होती है? उत्पादन से। उत्पादन कौन करता है? उत्पादक। तो पूरी अर्थव्यवस्था दो भागों में बटी हुई है, उपभोग और उत्पादन। अब इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया है आर्थिक क्रियाएं। हम विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तो अब हम समझते हैं कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना ही आर्थिक क्रिया है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधन उत्पादन के आपने पिछले कई कक्षाओं में पढ़े होंगे। उत्पादन के प्रमुख रूप से 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। इसके अलावा कई और भी साधन माने जा सकते हैं, जैसे तकनीक, कौशल आदि, लेकिन प्रमुख ये 5 साधन होते हैं। ये साधन हमें कहीं ना कहीं देखें तो प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं सीमित भी होते हैं। हम इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं बढ़ा सकते, ना हम भूमि बढ़ा सकते हैं, ना पूंजी बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है सीमित साधन। इन सीमित साधनों के द्वारा हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अर्थात उत्पादन करते हैं। जब हम इन सीमित साधनों के द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। सबसे पहले समझते हैं उपभोग क्या है। किसी वस्तु के प्रयोग के द्वारा अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करना ही उपभोग है। हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं और अपनी किसी न किसी आवश्यकता की शांत करते हैं, किसी न किसी आवश्यकता को शांत करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया उपभोग कहलाती है। जैसे हमें भूख लगी तो हमने उसके लिए खाना खाया और अपनी भूख की आवश्यकता शांत की। उसके बाद नेक्स्ट आर्थिक क्रिया है उत्पादन। किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना या निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। अब हम क्यों कहते हैं उपयोगिता का सृजन करना? क्योंकि प्रकृति ने हमें कच्चे फॉर्म में, कच्चे रूप में कहीं ना कहीं प्रत्येक वस्तु दी है। मनुष्य सिर्फ उसमें उपयोगिता डालता है। जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं, टेबल पे पढ़ाई करते हैं, तो ये टेबल और कुर्सी बनी है लकड़ी से। लकड़ी हमें प्रकृति ने दी है, व्यक्ति ने सिर्फ इसे एक आकार देके इसमें एक उपयोगिता दे दी ताकि हम उसे बैठ सकें अथवा सामान रख सकें। इसलिए उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का निर्माण करना, किसी वस्तु में उपयोगिता डाल देना। इसके बाद आता है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है जो हम क्रय विक्रय करते हैं, ये विनिमय के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है निवेश। निवेश का मतलब होता है भविष्य के लिए पूंजी का निर्माण करना। हम अपने आर्थिक संसाधन किसी ऐसी जगह लगाएं जिससे हमें भविष्य में और अधिक पूंजी की प्राप्ति हो, यह निवेश कहलाता है। जैसे सामान्यतः आप कभी सुनते होंगे, अगर आपके पेरेंट्स कोई व्यवसाय करते हैं तो उन्होंने उसमें कच्चा माल खरीदा या किसी कोई नई दुकान खरीदी, तो वो किस उद्देश्य से खरीदते हैं कि उन्हें और अधिक आय की प्राप्ति होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है निवेश। बच्चों, हमें अर्थशास्त्र को समझने के लिए अपने दैनिक जीवन की आर्थिक क्रियाओं को समझना होगा। आपके पेरेंट्स कैसे आर्थिक क्रिया करते हैं और आप कैसे आर्थिक क्रिया करते हो, और जब आप बाहर निकलते हो तो मार्केट में आर्थिक क्रियाएं कैसे चलती हैं। जब आप इन्हें समझोगे आपको अर्थशास्त्र बहुत इजी लगेगी, बहुत आसानी से समझ में आएगी और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने लगेंगे। तो जो भी आर्थिक क्रियाएँ हैं, अगर आप अपने घर से, अपने परिवार से और अपने आसपास के मार्केट से इसे समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक समस्या। अर्थशास्त्र की समस्या क्या है? हम किन चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं, क्यों करते हैं? तो अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है चुनाव की समस्या।
चुनाव किस चीज़ का? सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच चुनाव की समस्या। अर्थशास्त्र में हम कोई भी अध्याय पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें कोई ना कोई समस्या है। ये समस्या कहाँ से बनती है? क्योंकि जो भी साधन है उत्पादन के, जैसे मैंने पहले भी बताया था, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, इसके ये प्रमुख साधन है। इसके अलावा कई और भी साधन होते हैं, जैसे तकनीकी कौशल, तकनीकी विकास आदि। ये सब चीज़ें कैसी हैं? सीमित। और आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित। बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करना है, उपभोग करने के लिए बहुत तरह तरह की वस्तुएं आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम आज के टाइम का भोजन देखें तो कितनी वैरायटी होती है, कितनी सारी आवश्यकताएं हैं। एक व्यक्ति को एक चीज़ चाहिए, दूसरे व्यक्ति को दूसरी चीज़ चाहिए। तो सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना। उत्पादन के लिए साधन सीमित हैं, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, इसके बीच चुनाव करना पड़ता है। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आप अपने से घर से ही समझिए। आपके पेरेंट्स की कुछ ना कुछ मंथली आमदनी होती है, जिससे परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होती है। आमदनी सीमित है, हर महीने जो भी आमदनी आती है सीमित है, लेकिन आपकी आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित। बहुत सारी कपड़ों की, भोजन की, नए नए फैशन की, घूमने की, अगर वो पूरी हो जाए तो किसी गाड़ी की, गाड़ी पूरी हो जाए तो किसी बंगले की, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। कहा गया है व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। तो क्या करना पड़ता है ऐसे में? आपके पेरेंट्स को चुनाव करना पड़ता है। आवश्यकता देखते हैं कि कौन सी आवश्यकता जरूरी है, उसे पहले पूरी करते हैं, और जो आवश्यकता कम जरूरी है उसे बाद में। तो क्या किया? चुनाव किया। वैसे ही अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है चुनाव की समस्या। सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच कैसे चुनाव किया जाए। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या क्या है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो है किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अपनी क्षमता होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था हर वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती है, तो वह किस वस्तु का उत्पादन करे, यह अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारण करती है। क्षमता, जैसे उसके पास कच्चा माल है अथवा नहीं, उसके उत्पादन के अनुरूप संसाधन है अथवा नहीं। अब दूसरी समस्या है कितना उत्पादन किया जाए। उत्पादक के सामने सदैव समस्या होती है, ऐसा ना हो उत्पादन बिना बिका रह जाए या उत्पादन अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति न कर पाए। तो कितना उत्पादन किया जाए। फिर इसके बाद अगली समस्या है किस तकनीक से उत्पादन किया जाए। उत्पादन की तकनीकी, कुछ देश जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करते हैं, कुछ देश जहाँ पर पूंजी ज़्यादा है पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के सामने समस्या है कि वह किस तकनीकी का प्रयोग करे। उत्पादन के जो विभिन्न साधन उत्पादन में लगे हुए होते हैं, भूमि लगी हुई है, श्रमिक काम कर रहे हैं, पूंजी भी लगाई हुई है, वेतनभोगी वर्ग भी काम कर रहा है, साहसी भी उसमें लगा हुआ है, तो उन सारे संसाधनों को कितनी आय दी जाए, ये भी अर्थव्यवस्था की एक समस्या है कि उनकी आय का निर्धारण कैसे किया जाए। इसके बाद है साधनों का पूर्ण प्रयोग। जो भी उत्पादन के साधन लगे हैं उनका पूरा प्रयोग होना भी आवश्यक है। ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की बर्बादी हो। अगर साधनों की बर्बादी होगी, मान लीजिए भूमि की, श्रमिक की, पूंजी की, इन सब की बर्बादी होगी, तो अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर पाएगी। अर्थव्यवस्था की अगली समस्या है आर्थिक विकास की समस्या। एक अर्थव्यवस्था विकास नहीं करे तो उसके सामने एक ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। अर्थव्यवस्था की हम कह सकते हैं प्रमुख समस्या है विकास करना, अपने देश का, अपने देश के लोगों का विकास करना। जैसे कि अभी हम वर्तमान में देखें, हम कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, लेकिन हमारे सामने दूसरी चुनौती हो रही है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से पिछड़ रही है और सारे राज्य की सरकारें, सारे देशों की सरकारें इस समय चिंतित हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए विकास एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास में पिछड़ती है तो लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होना प्रारंभ हो जाती है। तो हम वर्तमान परिस्थितियों से भी समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण बिंदु होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं विषय सामग्री की, क्योंकि प्रथम अध्याय है तो इसमें सिर्फ हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का मतलब है, अर्थशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके कंटेंट क्या क्या है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के मत में अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। प्राचीन दृष्टिकोण, जिसमें हम परंपरावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, इसके अंतर्गत प्रमुख कुछ अर्थशास्त्री थे, जैसे एडम स्मिथ, माल्थस, जेबीसे, रिकार्डो। इन चार अर्थशास्त्रियों का नाम प्रमुख रूप से परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में लिए जाते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के साथ इनके सहयोगी भी थे। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा हुआ है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, ये तीनों बिंदु अभी हमने आर्थिक क्रिया के अंतर्गत पढ़े थे। फिर से हम इन्हें देख लेते हैं। उपभोग क्या है? किसी भी वस्तु के प्रयोग के द्वारा अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करना उपभोग कहलाता है। उत्पादन क्या है? किसी वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। विनिमय क्या है? आदान प्रदान, चाहे वो वस्तुओं का हो अथवा मुद्रा के माध्यम से हो, तो विनिमय आदान प्रदान हुआ। विनिमय के बाद आता है वितरण। वितरण, जिनसे हम सामान्य शब्द में बांटना कहते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न साधन काम करते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो राष्ट्रीय आय में से उनका हिस्सा कितना है, उसे कैसे वितरित किया जाए, इन सभी नियमों का अध्ययन हम वितरण के अंतर्गत करते हैं। वितरण के बाद आता है राजस्व। राजस्व, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, राजा की आय। राजस्व के अंतर्गत हम सरकार की आय व्यय संबंधी नियमों का अध्ययन करते हैं। सरकार की आर्थिक नीतियाँ, बजट, पंचवर्षीय योजना आदि, इन सब का अध्ययन हम राजस्व के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में 2 मत हैं: परंपरावादी मत और आधुनिक मत। आधुनिक मत में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र का जो सारी विषय सामग्री है, जो हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इस सारी विषय सामग्री को 2 भागों में बांटा गया है: व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही अध्ययन किया था, 1933 में रैगनर फ्रिश नाम के अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र का यह विभाजन किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की किसी एक छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी एक फर्म का अध्ययन करना, किसी एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अभी हम जो फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, जो 12th की अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, उसका जो प्रथम भाग है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र ही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो सूक्ष्म रूप में हो, जैसे उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन। उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, वह कैसे आर्थिक क्रियाएं करता है, उपभोक्ता क्या चाहता है, कीमत का निर्धारण, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, फर्म का संतुलन, फर्म की कीमत का निर्धारण, उद्योग का संतुलन आदि विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। बच्चों, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बाद अब हम अर्थशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहा गया है, विज्ञान एवं कला दोनों है, लेकिन प्रमुखतः अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहा है, क्योंकि यह विज्ञान की भांति नियमों का प्रतिपादन करता है, कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसा कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहा है, धन संबंधी विज्ञान कहा है, वहीं प्रोफेसर मार्शल ने इसे मनुष्य के कल्याण का विज्ञान कहा है।
तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में अक्सर मतभेद रहते हैं कि अर्थशास्त्र किस तरह का विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान का कार्य होता है नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, जबकि आदर्श विज्ञान का कार्य होता है उन नियमों को देखना कि वह वास्तविकता की कसौटी पर कितने खरे हैं, उनका समाज को कितना लाभ है, कहीं समाज के किसी वर्ग को इसकी हानि तो नहीं हो रही। तो प्रायः इस संबंध में वाद विवाद होता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान, क्योंकि अर्थशास्त्र नियम बनाता है तो ये नियम वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इसका कार्य है कि यह नियमों का अध्ययन करके नियमों का प्रतिपादन करे। लेकिन अर्थशास्त्र की एक दूसरी भूमिका भी है। आज हम एक आर्थिक कल्याण के जगत में रह रहे, जहाँ पर जनता के या समाज के कल्याण को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अर्थशास्त्र का काम सिर्फ नियमों को बनाना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि समाज के आर्थिक कल्याण पर इसका कितना फर्क पड़ रहा है। कोई भी ऐसा नियम जो कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो, ऐसा नियम लागू नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। हम अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। कर संबंधी विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया गया है। प्रोफेसर डाल्टन, बहुत कई ऐसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कर संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया है। तो क्या ये नियम दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं? नहीं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपनी देशवासियों की आर्थिक स्थिति को देखना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। कर किसी भी सरकार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसलिए कर लगाना तो आवश्यक हो जाता है। लेकिन कर लगाते समय देखते हैं सरकार एक दूसरे भाग का भी ध्यान रखती है, कहीं ऐसा ना हो गरीब वर्ग का शोषण हो। इस कारण अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कर लगाते समय निम्न आय वर्ग को छोड़ दिया जाता है, एक आय वर्ग के लोगों को छोड़ दिया जाता है। यह अर्थशास्त्र का एक आदर्शात्मक पक्ष है। अर्थात एक तरफ तो हमने कर संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया, दूसरी तरफ हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कहीं उस कर से किसी व्यक्ति का शोषण ना हो, उसकी आर्थिक स्थिति कहीं और अधिक खराब ना हो जाए। तो इस उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र सिर्फ वास्तविक विज्ञान नहीं है, एक आदर्श विज्ञान है। जब अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ आदर्श विज्ञान भी होगी, तभी अर्थशास्त्र अपने कल्याणात्मक स्वरूप को प्राप्त कर पाएगी। और अर्थशास्त्र का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, मनुष्य और समाज का कल्याण करना है। तो हम निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। बच्चों, अर्थशास्त्र की प्रकृति के बाद अब हम अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार का अध्ययन कर लेंगे। अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो आपके सिलेबस में हम देखते हैं उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन अर्थव्यवस्थाओं की क्या समस्याएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ एवं दोष हैं आदि हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के विभिन्न साधनों पर पूंजीपतियों का या निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। उत्पादन के साधन, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये उत्पादन के प्रमुख साधन हैं। तो इन उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का, पूंजीपति का, जो व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है उसका अधिकार होता है। इन पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। सरकार का सिर्फ कुछ बहुत आवश्यक वस्तुओं का जो उत्पादन होता है या जो आवश्यक सेवाएं हैं उन तक ही अधिकार सीमित होता है। बाकी सभी संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है।
आज के समय में ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हैं, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाहे जापान की हो, चाहे इंग्लैंड की हो। बच्चों, इसे समझने के लिए हम इसे भारत की अर्थव्यवस्था से भी समझ सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलती है। जैसे निजी कंपनी हैं, निजी विद्यालय हैं, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। इन पर पूरा अधिकार उसी व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने इसमें पूंजी लगाई हुई है। दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, इसीलिए इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा गया है। सरकार का जब किसी वस्तु पर अधिकार होता है तो उस पर पूरे समाज का भी समान रूप से अधिकार होता है। किसी समाज के लिए, वर्ग के लिए, धनिकों के लिए, निर्धनों के लिए कोई भी अलग अलग विभाजन नहीं होता है। पूरे समाज का समान रूप से अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर आज के समय में देखा जाए तो प्रमुख रूप से चीन में विद्यमान है। चीन में हमें समाजवादी व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो यह स्वरूप भी अब आंशिक रूप में ही देखने को मिलता है। अगर हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें तो हमें अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे सरकारी कंपनी, सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल आदि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप के रूप में देख सकते हैं। इन सभी पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, चाहे वह धनी हो। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्वरूप है। मिश्रित यानी कि जहाँ पे दो अर्थव्यवस्थाएं मिल जाएं। तो जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम करती हैं वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ भाग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि समाज के किसी वर्ग का शोषण ना हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धनी वर्ग का अधिक बोलबाला होता है, तो अगर ऐसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे तो निर्धन वर्ग का शोषण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि सभी वर्गों को समान रूप से न्याय मिलता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण के तौर पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं।